नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब राजी खुशी से होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की कहानी की सफ़र पे। दोस्तों, आज मैं लेके चलता हूं आपको महाराष्ट्र। आज की कहानी जो भेजे हैं उनका नाम है बीएम तिवारी। ये जो कहानी है ना, इनकी एक नज़दीकी रिश्तेदार के साथ में घटी घटना है। तो क्या हुआ था उस रिश्तेदार के साथ में, लेकिन मैं नाम भी बता दूं। उनका नाम था संजय और उनकी शादी को मात्र 3 साल हुआ था। उनकी पत्नी का नाम सगुन। ये जो घटना घटी थी ना, उनके साथ में साल था 2012 का। तो इस घटना को मैं संजय के ही पॉइंट ऑफ व्यू से प्रस्तुत कर रहा हूँ। दोस्तों, मेरा नाम संजय है। वो साल था 2012 का। मैं अपने परिवार में अपने माता पिता के साथ में बहुत खुश था। मेरी गवर्नमेंट की जॉब थी और अपने जॉब में लगा रहता था। मेरा जो घर था, अब सही में खुशहाल परिवार था। मेरे पास में कार थी खुद का अपना। अब मैं कार से ही अपना अब ड्यूटी आया जाया करता था। अब एक शाम को मेरे ससुर जी का फोन आता है, संजय बेटा कैसे हो। मैंने नमस्कार किया और बोला कि जी हम सब खैरियत में हैं। तो कहने लगे कि बेटा देखो, मैं अब रिटायर आ ही गया हूँ, तुमको मालूम ही होगा। तब मैंने बताया कि हाँ, मुझे अच्छी तरह से पता है। तब कहने लगे कि देखो बेटा, मेरी एक दिल्ली तमन्ना थी, एक ज़मीन लेने का सोच रहा था काफ़ी दिनों से। अब तो मेरे पास रिटायरमेंट के बाद पैसा भी आ चुका है और उस ज़मीन का सौदा भी कर लिया। तब वो बताने लगे कि देखो बेटा, वो जो ज़मीन है ना, उसमें आम का बगीचा है और एक छोटा पानी का तालाब भी है। और वो काफ़ी दिनों से मेरी नज़र पर थी और जिसका ज़मीन था ना, उसको भी अब बेचने की जल्दी थी। तो सौदा बेटा जल्दी हो गया और आप लोग को हम बुला नहीं पाए। अगर बेटा कल आपके पास में समय है तो आप लोग आ जाओ, हम उसी ज़मीन का पूजा पाठ करवाना चाहते हैं और साथ में आप पूरा परिवार ही आना। जब मैंने उनकी बात सुनी ना, तो मुझे खुशी भी हुई। चलो, हमारे ससुर जी एक अच्छा काम किए। फिर मैं अपने पत्नी सगुन को बोला कि देखो, तुम्हारा पापा का फ़ोन है, आइए बात करो। मैं अपना फ़ोन अब अपनी पत्नी सगुन को पकड़ा करके और अपने माँ बाप के पास पहुँचा कि देखिए, ससुर का फ़ोन आया मेरा और सबको बुला रहे हैं। कल उनके घर में एक पूजा है और नया एक प्रॉपर्टी ली है, उसी के बाबत। मेरे माँ बाप भी राजी हो गए थे कि चलो छोड़ो बेटा, कल ड्यूटी मत जाओ। अब हमारे घर से अब जो मेरा ससुराल था, करीब 4 घंटे का सफ़र था। हमने सोचा कि चलो अब एक दिन एब्सेंट मार लेते हैं, फ़ोन कर देंगे आज ऑफिस नहीं आऊँगा। सुबह हम 9 बजे निकलेंगे और 12-1 बजे तक पहुंच जाएंगे। और पूजा जो था वो 4 बजे के बाद ही होना था। बिल्कुल हम लोग सही टाइम पर पहुंच जाएंगे। आखिरकार हमने सब कुछ अब मन में फैसला कर लिया। माँ बाप भी राजी थे और सगुन तो खुश थी। आखिरकार सब कुछ जैसे था प्रोग्राम हमने बना लिया था और सुबह में 9 बजे हम लोग अब पूरा परिवार में मेरी पत्नी सगुन और मेरे माँ और पिताजी, मैं अपनी गाड़ी लेकर के चल पड़ा था। 4 घंटे का सफ़र था। तो कुछ जगह पर हमने रुका भी, किसी ढाबे पर रुककर हमने चाय नाश्ता भी किया और फिर एक जगह हमने पेट्रोल भी भरवाया और उसके बाद हम सीधा अपने ससुराल पहुंच गए थे। हमारे ससुर बेताबी से हमारा इंतज़ार कर रहे थे। जब मेरी गाड़ी नज़र आई ना, तब उनका चेहरा खिल उठा था। आओ दामाद जी, आओ दामाद जी। पूजा अब एक तरह से स्टार्ट ही होने वाला है, हम तो आप ही का इंतज़ार कर रहे थे। सगुन भी खुश, मेरे मम्मी पापा भी खुश। और फिर हम लोग उस पूजा में, जो एक्चुअल में उसी आम के बगीचे एक पोखर के पास में उसी चीज़ का हो रहा था। पंडित जी बैठे हुए थे और पूजा का आसन लगा हुआ था। पूजा शुरू हो गया हम लोग जाते ही, और आसपास के जो भी ग्रामीण लोग थे वो भी सब इकट्ठा थे, पूजा में भाग ले रहे थे। वो पूजा लगभग 2 घंटा तक चला। इसके बाद हम लोग अब उनके घर आए थे। खाना पीना जो भी हुआ, अब हमारे ससुर ने स्वागत में कोई कमी नहीं रखी थी। मैं तो बहुत खुश था और सबसे खुश मेरी सगुन थी। आखिरकार उनका पापा का जो सपना पूरा हो गया था, हर बेटी चाहती है। अब शाम होने जा रही थी। अब मैं सगुन से कान में बोल रहा था, सगुन अब अपने माँ बाप से इजाज़त लो ताकि हम लोग निकल पड़े, नहीं तो ज़्यादा रात हो जाएगी पहुँचने में।
अब मेरी जो पत्नी थी सगुन कहने लगी, अरे कौन सा हमें बस पकड़ के जाना है, कौन सा ट्रेन में जाना है, अपनी कार है, जब मर्जी चल देंगे, अब रास्ता कौन सा भूलना है, सब कुछ तो सही है। पत्नी अपनी जगह पर राइट थी, सही थी बिल्कुल। मैं भी सोचा कि चलो बहुत दिनों के बाद में आए हैं, अब थोड़ा पत्नी का मन बहल जाने दो, अपनी पुरानी सहेलियों से मिलना, बातचीत करना, उसका आनंद ही अलग रहता है। आखिरकार जब हम लोग निकले ना तो 8 बज चुका था शाम को। ससुर से, उनके परिवार से हम लोग विदा लेकर के, और जैसे हम बैठे थे पति पत्नी आगे और मेरे मम्मी पापा पिछली सीट पर, चल पड़े हम। अब लंबा सफ़र था, 4 घंटे का सफ़र था। बीच में हम लोग रुके भी, चाय वाय पिए, सुस्ती भी आ रही थी, उसको दूर भी करना था। और इसके बाद अब रात भी हो चुकी थी। अब करीब हम 10 बजे के आसपास एक ढाबा पर रुके भी, वहाँ हमने खाना भी खाया। और इसके बाद हम चलते रहे। जब हमारा अब शहर आने वाला था, उससे पहले 1 घंटा पहले और एक जगह पर हम और रुके थे। मेरी पत्नी को बाथरूम आ रहा था, उसके लिए अब हमें कार रोकना पड़ा, लेकिन था बहुत ही वीरान एरिया। खैर बाथरूम से निपटने के बाद हम लोग अपना घर पहुंच गए थे। तब तक हमारे साथ में सब कुछ कुशल मंगल था, कुछ भी ऐसी परेशानी अब हमारे साथ में, ना परिवार के साथ में, ना मेरे मम्मी पापा के साथ में, कुछ भी नहीं था। नॉर्मल सब थे, हंसी मजाक, घर में पहुंच चुके थे। अब मैं अपना पत्नी के पास बैठा हुआ वही जमीन जायदाद के बारे में बात कर रहा था कि पापा का देखो, तुम्हारा जो सपना था पापा का वो पूरा हो चुका, बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। मेरी पत्नी भी वही बात कर रही थी कि वो जमीन पर पापा का काफ़ी दिनों से नज़र था और वो चाहते थे सिर्फ आम के बगीचों के लिए। आम का बगीचा उनको बहुत अच्छा लगता है। चलो उनका सपना पूरा हो गया। अच्छी भली हमारी पत्नी, अब अपने घर में हम आराम कर रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। मम्मी पापा अपने कमरे में आराम कर रहे थे, वो भी सफ़र के थकान मिटा रहे थे और हमें भी अब थकान हो रही थी। अचानक मेरी पत्नी सगुन अपना जोर से सर पकड़ लिया, चिल्लाने लगी जोर जोर से, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा, दर्द हो रहा है। अब ऐसे ही स्थिति पहली बार उसके साथ में हुई थी। मैं भी घबरा गया, क्या हुआ सगुन, क्या हुआ सगुन। तब तक उसकी चीख की आवाज़ सुन करके अब माता पिता भी निकल आए। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ बेटा। दरवाज़ा खोलना पड़ा कि देखिए ना, ये सर पकड़ के बैठ गई है और रोई जा रही है कि दर्द हो रहा बहुत तेज से। अब वाकई मेरी पत्नी का बुरा हाल हो गया था। अचानक सर में दर्द इतना तेज तेज होने लगा, जैसे वो बता रही थी कि मेरे सर के अंदर में जैसे कोई हथौड़ा चला रहा हो। मेरे पापा कहने लगे, अरे बेटा इस सफ़र का थकान का वजह है, अब ऐसा करो घर में कोई टेबलेट वगैरह है दर्द का, सर दर्द का। घर में टेबलेट था। मैंने बोला हाँ, तो जल्दी से दो ना टेबलेट। अब उसको दिया गया, पानी पिला करके। और थोड़ा मम्मी अब वो एक तरह से सेवा भी किया, सर पर हाथ फेरा, तेल भी लगाया। अब बाकी थोड़ी देर के बाद अब राहत महसूस होने लगी। मैं थोड़ा चैन का सांस लिया कि चलो सब कुछ सही हो गया। पत्नी को मैं सुला दिया। सुनने के बाद में अब मेरे चेहरे पर शांति छाई हुई थी कि चलो एक कष्ट दूर हो गया। अचानक इसको क्या हो गया, मुझे भी लगने लगा कि सफ़र के थकान की वजह से ही ये सब हो रहा था। मम्मी पापा कहने लगे ध्यान रखना, अब हम जा रहे हैं अब सोने के लिए। मैंने बोला ठीक है पापा, आप लोग जाइए। अब रात आधी रात से ऊपर हो चुकी थी। पत्नी अब चैन की नींद सो रही थी, दर्द गायब हो चुका था। अब मैं भी अब धीरे धीरे अपना आंखें बंद कर रहा था। अचानक मेरी छाती पर जोर का मुक्का लगा। मेरी तो क्या कहूँ कि हालत क्या हुई होगी। अचानक आपके सीने पर कोई इतना जोर का जैसे हथौड़ा चला रहा हो, ऐसे ही हथौड़ा वाला मेरे सीने पर लगा था। मैं झट से आंख खोलता हूँ। पत्नी तो तड़प रही थी एकदम इधर से उधर, उसी चक्कर में वो जो उसका हाथ था ना मेरे सीने पर लग चुका था। आंखें बंद की हुई थी, इधर से उधर बेचैन हो रही थी, पैर को इधर उधर फेंक रही थी, हाथ फेंक रही थी, जैसे उसके अंदर में कोई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं रही थी। मैं अपनी पत्नी के हालात देख करके डर गया। आखिर हुआ क्या? अभी तो बड़े आराम से चैन से दवाई खाने के बाद सो रही थी, अचानक इसको हो क्या गया? मैं उसको अब एक तरह से पूछने लगा, सगुन सगुन क्या हो रहा तुम्हारे साथ में, बताओ कुछ सही।
बताओ तो सही, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। लेकिन वो तो आंखें नहीं खोल रही थी। आंखों से आंसू धड़ाधड़ निकल जा रहा है। आंख बंद किए हुए आंसू निकल रहा है और बेचैनी इधर से उधर अपने आप को मोड़ रही, तड़ोड़ रही है, हाथ पैर पटक रही है। मैं उसका ये स्थिति देख करके एकदम घबरा गया। सबसे घबराहट तब हुई जब उसका गोरा चेहरा एकदम लाल रंग का होने लगा। तब मैं कांप गया कि अरे क्या हो गया, कोई दवाई का रिएक्शन कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। लेकिन दवाई तो बिल्कुल सही थी। मैं अपने मम्मी पापा को आवाज देने लगा, मम्मी पापा जल्दी आइए, देखिए शगुन को क्या हो गया। मम्मी पापा जल्दी से दौड़ के आए। दरवाजा खोल दिया था मैं। आते ही करने लगे, क्या हुआ बेटा संजय। मैंने बोला देखिए ना, अच्छी भली सो रही थी, अचानक अब ऐसी हरकत कर रही है, ना तो कोई आवाज दे रही, ना कुछ बोल रही है, आंखें बंद, आंसू निकल रहा है और चेहरा देखिए कितना लाल हो चुका है। मम्मी पापा देख करके अब उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। रात काफ़ी हो चुकी थी। अब आसपास में ऐसा कुछ था भी नहीं, जो भी हॉस्पिटल था दूर था। और पापा कहने लगे, संजय एक काम कर, चल इसको लेके चलते हैं हॉस्पिटल में, देर नहीं करते हैं बेटा, उठा इसको। मम्मी पापा फटाफट तैयार हो गए थे और कहने लगे, संजय देर मत कर बेटा, चल शगुन को उठा, हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल में। अब यहाँ पर 1 मिनट रुकना ठीक नहीं है, ना जाने मेरी बिटिया के साथ में क्या हो गया। पापा जैसे अपनी खुद की सगी बेटी हो इतना प्यार करते थे मेरे शगुन से। अब मेरी माँ भी वैसे ही, क्योंकि मेरी बहन वगैरह नहीं थी, तो एक तरह से अपनी बेटी का भी प्यार मेरे मम्मी पापा मेरे शगुन पर लुटाते थे। अब मैं तो दिलो जान से अपनी पत्नी शगुन का प्यार करता था। वो उसका बेचैनी दर्द मुझे देखा नहीं जा रहा था। मेरे आंखों से खुद का आंसू निकलने लगे। पापा मेरे सर पर हाथ फेर रहे थे, अरे तू घबरा मत बेटा, सब कुछ सही हो जाएगा, हम लेके चलते हैं हॉस्पिटल, देर मत कर। वाकई में मैं कार दरवाजे पर लगा दिया था और मैं फिर शगुन को गया उठाने। जैसे ही शगुन को उठा रहा हूं ना, उसने आंखें खोल दी और उसकी आंखों का रंगत भी एकदम बदल चुका था। सुर्ख लाल हुआ पड़ा, जैसे नशा कर रखी हो, दारू पी रखी हो, कुछ नशा कर रखी हो। अब तो मेरी हालत खराब हो गई। सबसे हालत खराब तब हुई जब वो मर्दानी आवाज में बोलने लगे, मैं यहां पर कैसे आया, मुझे कौन लाया है, मैं यहां पर कैसे आया। बार बार मेरी पत्नी के मुंह से यही आवाज निकल रहा था। मेरी तो हालत खराब होगी उसकी मर्दानी आवाज सुनकर के। मेरी पत्नी की तो आवाज एकदम सुरीला था, कोयल की तरह। आइए, एकदम भारी आवाज। अब जेंट्स की आवाज बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रहा था, जिसके अंदर कोई घुस गया हो। अब वो उसके अंदर से बोल रहा हो, मैं कहां पर आ गया, मुझे कौन लाया है, मैं कहां पर हूं। यही सब आवाज बार बार मेरी पत्नी बड़ी बड़ी आंखें करके और कहने लगी। घबराहट के मारे मेरा दिल की धड़कन बढ़ चुकी थी। मेरी मम्मी पापा के चेहरे पर भी बहुत ज्यादा घबराहट आ चुकी थी। एक दूसरे को दोनों लोग देख रहे थे और उनको भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये समस्या क्या है। अचानक शगुन को हो क्या गया। मेरी पत्नी तो अब एक तरह से घबरा गई थी। अब मेरी पत्नी जैसे अपने आप को होश में, अब बिल्कुल जैसे उसको बेहोशी की हालत है, बिल्कुल ना तो हमें पहचान रही थी, ना मम्मी पापा को, किसी को भी नहीं पहचान रही थी। सबसे बड़ी बात, बस एक ही रट भारी आवाज उसका गूंज रहा था, मैं कहां पर हूं, मुझे कौन लाया है, मैं यहां पर क्यों हूं। बस यही आवाज इधर उधर बड़ी आंखों से पूरे घर का मुआयना कर रही है। अब तो सही में मम्मी पापा भी घबरा गए। अब मेरे कान में फुसफुसाते हुए कहने लगे, संजय मामला कुछ अलग है, पत्नी की तरह तबीयत खराब क्यों हुआ है, अब तू खुद ही समझ जा। इस पर कोई साया सवार हो चुका है, इसके अंदर है, शगुन के अंदर है। ये आवाज जो गूंज रही है ना, ये उसी की आवाज है। मैं पापा से कहने लगे, अब क्या करें पापा, अब क्या करें। पापा भी सोच में डूब गए थे। अब मेरी माँ का भी रो का बुरा हाल था। जब मेरी माँ शगुन के पास जाती, सर पर हाथ फेरती कि बेटी शांत हो जा, तब मेरी शगुन जो मेरी मम्मी से इतना प्यार करती थी, और उनका हाथ दूर फेंक देती थी, हटो यहां से, मैं कहां पर हूं, मैं कैसे आ गया यहां पर, कौन लाया है मुझे। बस यही रट
रटा रही थी। वो बिल्कुल इधर उधर कमरे को निरीक्षण कर रही थी, जैसे वो पहचानने की कोशिश कर रही कि मैं हूं कहां पर। इसके बाद वो बेहोश हो गई और हम लोग घबरा गए कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। पापा सोच में डूबे हुए थे। मैं अपने पत्नी को उठाने की कोशिश कर रहा, सगुन उठो, सगुन उठो, लेकिन सगुन तो जैसे बेहोशी में डूब चुकी है। सांसें चल रही है तेज तेज। अब रोने रोने का अब हालत घर में हो चुकी थी। मम्मी का भी वही हाल, मेरा भी वही हाल। लेकिन उस टाइम मेरे पापा बड़े हिम्मत से काम लिए थे। कहने लगे, संजय मैं समझ चुका हूं, जो मैं बता रहा हूं ना, ये खेल सगुन के साथ हो चुका है। ये तुम्हारे सब ससुराल की वजह से हुआ है। वो जो तुम्हारे पापा ने शायद वो बगीचा वगैरह खरीदा है ना, और शायद वहाँ पर कोई आत्मा होगा, और ये वो आत्मा के चक्कर है। आत्मा शायद वहीं से सगुन को पकड़ लिया है। मैं जा रहा हूँ, चल मेरे साथ में। बगल में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, और वो एक तरह से कहूँ ना कि मेरा दोस्त भी है। हाँ, थोड़ा बुजुर्ग जरूर हैं। अब वो आ तो नहीं सकते इस वक्त में, लेकिन हम लोग लाने की कोशिश करेंगे। चल तू देर मत कर। अब मैं अपने पत्नी को छोड़ना भी नहीं चाहता था कि ना जाने इसके साथ में क्या हो जाए, लेकिन जान तो बचाना ही था। मैं अपनी माँ को बोला कि माँ देखते रहना मेरे सगुन को, मैं जा रहा हूँ पापा के साथ में, जहाँ लेके जा रहे हैं। मैं तो जैसे अपने होश में नहीं था। जो मैंने अपने सगुन का हालात देखा था ना, मैं बिल्कुल खौफ में भरा हुआ था। आखिरकार कार स्टार्ट किए, पापा बैठ गए, और जैसे जैसे रास्ता बता रहे थे, हम अपने मोहल्ले से दूर दूसरे मोहल्ले में आ गए थे। तब पापा बोला गाड़ी रोक। गाड़ी रुकते ही पापा जल्दी से उतर गए। एक घर के दरवाजे पहुंचे और जोर जोर से आवाज़ लगाने लगे, दरवाज़ा पीटने लगे। और तब दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा खुलने के बाद पापा और मैं अब उनके पास पहुंच गए थे। जब मैं पहली बार देखा तो वो बुजुर्ग व्यक्ति थी, सर के बाल पके हुए, दाढ़ी भी पकी हुई थी, और पूछ रहे थे मेरे पापा से, अरे क्या बात है दोस्त, इस वक्त में अब कैसे पहुंचे तुम लोग, घर में खैरियत है? पापा जल्दी से सब बात बताने लगे कि तांत्रिक बाबा देखिए ना, मेरी सगुन के साथ ऐसा हो चुका है। तांत्रिक बाबा सोचने लगे, और पापा तो कहते चलिए ना, देर मत कीजिए, मेरे साथ में चलिए। और तब वो तांत्रिक बाबा कहने लगे, नहीं देख, इस वक्त में मैं जा नहीं सकता, मेरी कुछ अपनी मजबूरी है। अब मैं उपाय कर देता हूं, तो चिंता क्यों करता है? बस 2 मिनट मुझे दे, इसके बाद मैं आ रहा हूं, इलाज सब कुछ हो जाएगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। तांत्रिक बाबा घर के अंदर चले गए, और जब कुछ देर के बाद लौटे तो उनके हाथ में एक भरा हुआ बोतल था, और वो मेरे पापा के हाथ में पकड़ा दिए, और कहने लगे, बस ये जो जल है ना बोतल के अंदर में, पवित्र जल है, इसको तो अपने घर में हर तरफ छिड़काव कर देना, और कुछ जल सगुन के सर पर, माथे में, पूरा शरीर में छिड़काव कर देना, और देखना सगुन बिल्कुल सही हो जाएगी। मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी वहां जाने की। जो भी आत्मा उसके अंदर प्रवेश किया है ना, वो भाग जाएगी, जहां की थी ना वहीं चली जाएगी। अब तुम्हारा सगुन उठ के बैठ जाएगी। अब जैसे वो बाबा बता रहे थे, मैं उनकी बात सुन करके अब मन में थोड़ा लगने लगा, विश्वास होने लगा कि जरूर अब मेरी सगुन है ना उठ के बैठ जाएगी। चलो पापा जल्दी चलते हैं, चलो पापा। पापा इतना जल्दी तांत्रिक बाबा का पीछा छोड़ने वाले नहीं थे। वो कहने लगे कि दोस्त तांत्रिक बाबा, ऐसा है, आपने जो बोतल दे रहे हो पानी का, पवित्र जल, चलो हम मान लिए इससे हमारा सगुन सही हो जाएगी। अगर इसके बाद भी अगर कुछ होता है उसके साथ में, तब हम क्या करेंगे? तांत्रिक बाबा मुस्कुराए और कहने लगे, कुछ घंटे की रात है, देख रात बीत जाने तो, लेकिन मुझे पक्का यकीन है कि ये जल का जैसे ही आप प्रयोग करोगे वो आत्मा भाग जाएगी, तुम्हारी सगुन उठ जाएगी। लेकिन फिर भी कोई बात विशेष है तो सुबह में आ जाना, मैं आपके साथ चल दूंगा। लेकिन मैं रात को किसी के घर पर जाता नहीं है, मेरी कुछ अपनी मजबूरियां हैं, वो मजबूरियां समझा करो। अब तांत्रिक बाबा से सवाल पर जवाब अब मेरे पापा कर रहे थे, ऐसा क्या है? तब वो कहने लगे, देखो मैं सोया नहीं था, मैं किसी का काम कर रहा था, और वो काम अभी अधूरा है। जब तक मैं पूरा नहीं कर लूँगा, अब मैं ये घर छोड़ के जा नहीं सकता, नहीं तो कुछ
बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जिसका ये काम करना उसके साथ में आधा अधूरा मैं काम नहीं करता, और उस काम में मुझे वक्त लगेगा। आप मुझे रात भर का वक्त दे दो और सुबह में जैसा कहोगे मैं तैयार हूँ। आखिरकार पापा को मानना पड़ा और हम वो पवित्र जल लेकर के अपने घर की तरफ चल पड़े। जब हम आए ना तो पत्नी जो मेरी शगुन थी अभी भी वैसे ही सो रही थी। चेहरा लाल हुआ पड़ा था, आंखें बंद था, सांसें तेज तेज चल रही थी। जल्दी जल्दी वो विधि विधान हम करने लगे। उस पवित्र को जल को पूरा घर में छिड़काव किया, हर चीज पर, ऐसा कोई जगह हमने नहीं छोड़ा। इसके बाद हम सगुन के ऊपर जल का छिड़काव करने लगे। हाँ, कुछ देर जरूर लगा था। इसके बाद सगुन खुद ही आंख खोल दिया। चेहरे का रंगत भी बदल गया था, जैसे पहले थी वैसे हो गई थी। आंखें भी छोटी छोटी अब हो गई थी, वैसे तो अब सही थी देखने में। अब कहने लगी कि मेरे साथ में क्या हुआ था। अचानक मेरे सर में हथौड़ा बजने लगा था। ये सब चल क्या रहा है मेरे साथ में, मेरा शरीर हल्का हल्का लग रहा है। तब मेरे पापा ने मुझे मना किया था कि नहीं, सगुन को ये सब बताना नहीं है। अब आखिरकार उसको समझाने लगे कि ये सर दर्द की वजह से हुआ है, तुम यात्रा में थक गई थी ना, ऐसी वजह से तुम्हारे साथ हुआ है। अब घबराने की बात नहीं, दवाई ने अपना काम कर दिया, आराम से सो जाओ। बाकी में हम पूरा परिवार अब चैन की सांस ले रहे थे कि चलो पीछा छूटा। लेकिन पीछा इतना आसानी से छूटने वाला नहीं था। वो जल का प्रभाव कुछ देर तक रहा। अभी हमारा मम्मी पापा वहीं पर खड़े थे और तभी फिर शरीर में बदलाव आने लगा। चेहरा फिर लाल, बड़ी बड़ी आंखें, और फिर वही बर्राई आवाज, जेंट्स की आवाज, मुझे यहाँ कौन लाया है, मैं यहाँ पर कैसे आया। उसी तरह का सवाल मेरी पत्नी के मुंह से निकलने लगा। बड़ी बड़ी आंखें, घूर घूर करके लाल आंखें देख करके मैं डर गया था। अब करें तो क्या करें हम। कुछ देर के बाद अब समझ में आया कि उसी पवित्र जल को आजमाते हैं, और फिर कुछ जल हमने उसके बदन पर छिड़क दिया। जल जब उसके शरीर पर पड़ा ना तो कुछ देर के बाद में फिर उसकी रंगत लौटने लगी, नॉर्मल हो गई। अब तो ये अब एक तरह से कहा ना कि हम लोग बहुत डरे हुए थे। मैं पापा से कह रहा था कि पापा ये जो भी इसके शरीर में है ना, ये आसानी से जाने वाला नहीं है। और तब पापा मुझे समझाने लगे तू चिंता मत कर, अब वो तांत्रिक बाबा सुबह तक उस काम को निपटा लेंगे, और तब हम सुबह में उनके पास चलेंगे। अब तो हमें ऐसी रात बितानी पड़ेगी बेटा। जल का छिड़काव हम करते रहें, हर घंटा में, आधा घंटा में। अब सगुन के साथ में ऐसा ही हो रहा था। तड़पने लगती थी, सांस तेज चलने लगता था, भर्राई आवाज उसके मुंह से निकलता था, आंखें सुर्ख लाल हो जाती थी और हम घबरा जाते थे। जैसे तैसे करके पूरी रात हमने अब बिताया था। सुबह होने के बाद भी हम लोग डरे हुए थे। सुबह में भी उसका हाल तो ऐसे ही था। आखिरकार सुबह होने के बाद पापा कहने लगे संजय गाड़ी निकाल और हम चलते हैं। मैंने बोला पापा इसको छोड़ के हम कैसे जाएंगे, अब इसके साथ में फिर वही समस्या शुरू हो जाएगी। अभी तो सो रही है, लेकिन जब ये समस्या फिर शुरू हो जाएगी तो कौन देखभाल करेगा, मम्मी संभाल पाएगी। तब मम्मी कहने लगी तू बेटा तुम लोग जाओ, ये पवित्र जल है ना, अब मैं संभाल लूँगी, लेकिन तुम लोग देर मत करना, उस तांत्रिक बाबा को जल्दी लेके आ जाना। आखिरकार हम दिल के पत्थर रख करके और हम चल पड़े। दरवाज़ा खटखटाया तो तांत्रिक बाबा दरवाज़ा खोल दिए और कहने लगे कि मैं तुम्हारा अब देख करके समझ चुका हूँ, वो आत्मा तुम्हारी बहू का भी पीछा नहीं छोड़ी है। चलो मैं तैयार हूँ, बस कुछ टाइम मुझे दो। कुछ देर के बाद अब वो तैयार होकर के आ गए थे, कार में बैठ चुके और फिर हम अपने घर आ चुके थे। जैसे ही तांत्रिक बाबा आए ना, और फिर वो अपना अब जो भी तंत्र विद्या था करने लगे। और करने के बाद अब जो मेरी पत्नी थी होश में आ गई थी, सब कुछ नॉर्मल हो चुका था। अब उस बाबा को देखकर मेरी पत्नी कहने लगी ये कौन है। और तब मेरे जो पिता थे वो समझाने लगे कि बेटी तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी इसलिए बुलाना पड़ा, घबराने की बात नहीं, सब कुछ सही। बड़ी मुश्किल से मैं भी अपने पत्नी को समझाया कि डरने को सकता नहीं, सब कुछ सही हो गया। तांत्रिक बाबा अब मुझे अकेले में मेरे पिता को बुलाए और कहने लगे देखो इस समस्या से छुटकारा अभी मिला नहीं है जी, और जो भी इसके अंदर में शैतानी आत्मा है अब एक तरह से इसको अपना घर बना रखी इसको शरीर को, और ये
आसानी से जाने वाले नहीं है। अब हमें इसकी जगह की तलाश करनी पड़ेगी कि कौन सी जगह की है, और तब जाकर के मैं कुछ कर पाऊंगा। तुम लोग कहाँ गए थे, सवाल करने लगे। और तब मैंने जवाब दिया था कि कल हम अपने ससुराल गए थे, वहाँ एक पूजा थी और उसमें हम लोग भाग लिए थे। कहने लगे कि देखो संजय बेटा, और मेरे पापा को संबोधित करने लगे कि दोस्त, हमें उसी सफर पर जाना पड़ेगा जहाँ से तुम लोग शुरुआत किए थे, कितने बजे शुरू किए थे और कब पहुँचे थे। बस हमें वही टाइम टेबल का हिसाब रखना पड़ेगा। और तब मैंने बताया कि हम लोग यहाँ से सुबह के 9 बजे निकले थे, इतने बजे हम लोग वहाँ पहुँचे थे। और तब तांत्रिक बाबा कहने लगे कि तुम लोग कहाँ कहाँ रुके थे, हर स्टॉप पर तुम्हें बताना पड़ेगा। और तब मैं अब उस चीज़ को देख सकता हूँ और संभाल सकता हूँ। नहीं तो इतनी शक्तिशाली आत्मा मैंने आज तक देखा नहीं है। ये आसानी से तुम्हारा पत्नी का शरीर नहीं छोड़ेगी जब तक उसका घर नहीं मिल जाता। वाकई में डराने वाला पल था, मैं तो हिल चुका था। आज सब कुछ अब तांत्रिक बाबा मेरे पापा को समझा रहे थे। पापा भी तैयार हो गए और कहने लगे संजय देर नहीं करते। तब मेरी माँ कहने लगी कि मुझे भी जाना पड़ेगा। तो तांत्रिक बाबा बोले कि जितने लोग थे सबके सब चलेंगे, जो जहाँ बैठा था गाड़ी के अंदर में उसी जगह पर बैठेगा। वाकई में समस्या अब एक तरह से हो चुकी थी। समस्या इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ रही थी। आखिरकार हम तैयार हो चुके थे और 9 बजे का इंतजार करने लगे। जब 9 बजा ना तो हम अपनी गाड़ी में सवार हो चुके थे, लेकिन एक स्थान बदल चुका था। मेरी पत्नी जो आगे बैठा करती थी, अब तांत्रिक बाबा ने कहा कि आप पीछे बिठा दो, मैं इस जगह पर बैठूंगा। तांत्रिक बाबा आगे, और इसके बाद जो मेरा रूटीन था, रास्ता था, जिस रास्ते से मैं गया था उस रोड से चल पड़ा, बिल्कुल सही टाइम पर। जहाँ मैं अब उस ढाबे पर रुका था चाय वगैरह पीने के, चाय नाश्ता करने के लिए, वहाँ मैंने गाड़ी रोक दिया। बाबा झट से कार से उतर गए और कहने लगे संजय कि तुम आ जाओ, और किसी को गाड़ी से उतरने की जरूरत नहीं है, सब लोग गाड़ी के अंदर रहेंगे, कोई बाहर नहीं आएगा। मैं थोड़ा डरा हुआ था, ना जाने अब क्या होने वाला है। मामला बहुत आगे बढ़ चुका है। आखिरकार हम ढाबा के अंदर गए। ढाबा वाला पूछ रहा साहब क्या खाना पीना है। मैंने अब बाबा की तरफ देखा तो बाबा कहने लगे कुछ खाना नहीं बेटा, बस हम ऐसे ही आए, देख रहे हैं, हम बाद में खाना खाएंगे। हम देख रहे थे कि जगह साफ सुथरा है कि नहीं। बाबा अपनी आंखों से निरीक्षण करने रहे, हर तरफ जाने लगे। जहां हम लोग बैठे थे मैंने स्थान बता दिया कि हम इस चेयर में बैठे थे, ये टेबल था, सब कुछ बाबा अब अपनी निगाहों से देखने लगे। अब फिर कहने लगे संजय बेटा चलो, ये जगह वो नहीं है, हम आगे चलते हैं। अब इसका बाद दूसरा स्टॉपेज था पेट्रोल पंप। पेट्रोल पंप पर भी हम रुके। पेट्रोल पंप पर वो बाबा उतरे, मैं उतरा। हर जगह निगाहबान अपना करने लगे। आखिरकार कुछ देर अब इधर उधर देखने के बाद अब मुझे कहने लगे संजय ये वो जगह नहीं है, चलो यहाँ से अब आगे चलो। इसके बाद कहाँ रुके थे? तब मैंने कहा कि अगला स्टॉपेज तो हमारा ससुराल ही था, उस आम के बगीचे के पास में, चलो आप वहीं चलते हैं, शायद मामला वहीं का है। एक तरह से बाबा ने बोला तो मेरे मन में डर खौफ और ज़्यादा हो गया। क्या ये मेरे ससुर जी जो नया जमीन प्रॉपर्टी लिए थे अब उसमें कोई खराबी है? वो आत्मा वहीं बास करती। मन में बड़ा अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। आखिरकार हम चल पड़े। हाँ, एक चीज़ जरूर था, जब से तांत्रिक बाबा हमारे घर में थे तब मेरी पत्नी बिल्कुल शांत बैठी थी, और गाड़ी में जब तक थे कोई बेहोशी नहीं हुई, ना वो दौरा पड़ा, ना उसके अंदर से वो आत्मा कुछ बोल रही थी, सब शांत चल रहा था। शायद ये तांत्रिक बाबा का प्रभाव था। आखिरकार हम निश्चित टाइम पर, जिस टाइम पर हम कल अपने ससुराल पहुंचे थे जहां पूजा पाठ हो रहा था, और फिर हम पहुंच गए थे। पापा मम्मी जो भी था हमारा घर पर थे, और उस बगीचे में कोई नहीं था। गाड़ी हमने वहीं रोका, और तब पापा कहने लगे कि चलो सब लोग अब एक तरह से उतर जाओ, आज जहाँ पूजा हुआ था हमें दिखाओ। इसके बाद मेरी पत्नी भी उतर गई, और मेरी माँ भी, और मेरे पिता और मैं तो उतर ही गया था। हम उस जगह पर गए जहाँ पूजा पाठ हो रहा था। अब बाबा जो थे ना, कहने लगे आप लोग बस ये पूजा का स्थान पर खड़ा रहना, इससे आगे इधर उधर
जाने की जरूरत नहीं, बाकी सब कुछ मैं देखूंगा। वो आम के बगीचे में हर एक पेड़ को देखने लगे। एक एक पेड़ से पास जाते, ऊपर देखते, सूंघने की कोशिश करते। और इस तरह बहुत टाइम खर्च हो चुका था। फिर हम उस, अब जो बाबा थे, जो तालाब था छोटा सा, अब वहाँ भी गए। वहाँ भी अब अपने विधि विधान से देखने लगे सब कुछ, अब निगाहें मारने लगे। और इसमें टाइम भी लगा। तब तक मेरे ससुर का खबर हो चुका था कि दामाद आपका बगीचे में पहुंच चुका है, ना जाने क्या बात है। ससुर जी हड़बड़ाते हुए आ गए। और तब तक जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं है, मैं सब कुछ देख लिया, सब कुछ सही है। ससुर अब परेशानी बढ़ी हुई थी, हड़बड़ाए हुए आए और कहने लगे, संजय बेटा बात क्या है, तुम लोग कैसे वापस आ गए, क्या बात हो गई। और तब मैंने सब कुछ बताया जो सगुन के साथ में घटा था। अब जैसे ही पापा को, मेरे ससुर को पता लगा, वो एकदम रोने लगे। नहीं बेटा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये जगह मेरे हिसाब से सही है, मैंने पंडित से पहले ही दिखा लिया था, तब मैंने इसका सौदा किया था। रोने लगे थे। और तब मेरे पापा ने उनको शांत कराया कि आप चिंता मत कीजिए। तब वो बाबा जो थे कहने लगे कि इसके बाद कहाँ गए थे। मैंने बोला ससुर जी घर में, और कहीं नहीं गए थे, चलो घर पे चलते। वो पल जो था ना, बहुत डर लग रहा था कि क्या वो आत्मा ससुर जी के घर में थी। जब हम घर में पहुंचे और फिर वो जो बाबा थे अपनी तरह से घर का निरीक्षण करने लगे। हर घर में जाते, सूंघते, कुछ देखने की कोशिश करते। आखिरकार पूरा घर उन्होंने छान मार लिया। तब तक शाम हो चुकी थी। तब सर हिलाते कि नहीं, यहाँ का मामला नहीं है, मामला कहीं और का है, इस जगह का तो नहीं है, ना इस बगीचे का है, ना तुम्हारे ससुर का घर का है। अब तुम सोचो कि इसके अलावा तुम कहाँ रुके थे, जाते टाइम याद करो। मैं याद करने लगा तो मैं एक ढाबा पर और रुका था चाय पीने के लिए। मैंने कहा कि अब बस इधर से हम निकले थे तो एक जगह पर रुके थे और उसके बाद हम सीधा घर चले गए थे। मैं एक चीज बताना मेरे दिमाग से निकल गया था। तब वो कहने लगे कितने बजे यहाँ से निकले थे। मैंने बताया कि अब इतना टाइम हो रहा था, हम इंतजार करेंगे क्योंकि अभी टाइम नहीं हुआ था, हम उसी टाइम पर अब वापसी के लिए चलेंगे। और जहाँ तुमने अब रोका था अब उसी जगह पर कार रोकना। आखिरकार वो टाइम हुआ और तब हम अपना गाड़ी में अब बैठ चुके थे। पहला स्टॉपेज जो मैंने लिया था उस ढाबा पर चाय पीने के लिए, और मैं अब गाड़ी रोक दिया। और तब उन्होंने चेतावनी दिया कि कोई गाड़ी से नहीं उतरेगा, सब के सब गाड़ी में बैठे रहना, हम जा रहे हैं। मैं और बाबा उस ढाबा में गए। वहाँ भी इसी तरह उन्होंने किया, हर तरफ सूंघा, कुछ देखने की कोशिश किया, अब फिर आ गए। अब वो चिंता में डूबे हुए थे। जब आए ना, तब उनका निराश भरा चेहरा देख करके मुझे मन में खटकने लगा कि मामला इतना आसान नहीं लग रहा है, मामला ये काफ़ी पेचीदा है। अब ना जाने मेरे सगुन के साथ में क्या होगा, क्या वो सही भी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। मेरे मन में कई तरह के विचार आ रहे थे, मेरा मन रोने का कर रहा था। लेकिन उस टाइम मेरे पापा मेरा हौसला दे रहे थे कि नहीं संजय, बिल्कुल शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ, सब कुछ सही हो जाएगा। हमने आज तक किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, हमारे साथ भी कुछ ऐसा नहीं होगा, तुम बस धैर्य रखो और बिल्कुल रोने की जरूरत नहीं है। बाबा तो चिंता में डूबे हुए थे। ढाबा पर पूरा निरीक्षण करने के बाद अब एक तरफ उदास बैठ गए थे, मन में सोच रहे थे, ना जाने कभी कभी हवा में देखते थे। और तब अचानक मेरी तरफ मुड़े, कहने लगे संजय तू याद कर, इसके बाद तू कहीं रुका था। मेरे दिमाग से एक जगह में अब मेरे दिमाग से निकल चुका था। मैं कहने लगा बाबा नहीं, इसके बाद हम सीधा घर पे ही गए थे। बाबा मानने को तैयार नहीं थे कि संजय तू सोच अच्छी तरह से, दिमाग में सोच कोई ऐसी जगह जहां पर तुमने रोका हो अपनी गाड़ी को, याद कर। तब मेरे पापा बोले कि हाँ मुझे अच्छी तरह से याद है। अब जब पापा बोले तो मुझे भी जरा शक हुआ कि मैं कब रुका था। तब पापा बताने लगे कि मैं अब एक जगह पर मुझे अच्छी तरह से याद है कि हमने वहां गाड़ी रुका था, मेरी सगुन को बाथरूम जाना था। और तब सगुन गाड़ी से उतरी थी और साथ में मेरी पत्नी, दोनों लोग गए थे।
वो जगह मुझे अच्छी तरह से ध्यान है कि वो एक सफेद दीवार थी और उसमें कुछ विज्ञापन अब लिखा हुआ था, कुछ तस्वीर बनी हुई थी और उस विज्ञापन को मैं पढ़ा भी था। हाँ, मैं जब देखूंगा ना उस दीवार को तो मैं एक झटके से पहचान लूंगा। मेरे दिमाग में वो बस चुका है। सही कहूं ना, पापा के बताने के बाद मुझे याद आया कि हाँ, ऐसा तो हुआ था। एक जगह पर अपनी गाड़ी रोकी थी और तब जो बाबा थे ना, कहने लगे, संजय देर मत करो, गाड़ी बढ़ाओ और याद करने की कोशिश करना कि तुमने गाड़ी कहाँ रोकी थी। हाँ, तब मेरे पापा कहने लगे, मुझे अच्छी तरह से दिमाग में फिट है, अब बेटा तू गाड़ी चला, बेफिक्र, जब वो जगह आएगी ना तो मुझे अंदाजा हो जाएगा। उस एरिया का अब थोड़ा सा मुझे पता है, वहाँ पर घने घने पेड़ थे आसपास में और उस जगह को देखकर मैं पहचान जाऊंगा। और उस ढाबा से वो करीब 1 घंटे की दूरी पर था। पापा यही बता रहे थे। अब हम अपनी गाड़ी स्टार्ट कर बैठे थे। मेरा दिल धक धक कर रहा था कि ना जाने आप क्या होगा, ना जाने आप क्या होगा, ये क्या हो गया मेरे शगुन के साथ में, शगुन के साथ में क्या होगा। अंदर अंदर से रो रहा था, बस मेरे आंसू नहीं निकल रहे थे। गाड़ी ड्राइव करता जा रहा था। हाँ, शगुन उस टाइम बड़े आराम से बैठी हुई थी पिछली सीट पर माँ बाबा के बीच में और कुछ बात भी कर रही थी, जैसे उसके साथ में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन मैं जानता था कि जब तक तांत्रिक बाबा इस गाड़ी में हैं, आसपास में हैं, तब तक मेरी पत्नी बिल्कुल सकुशल है। तांत्रिक बाबा के हटते ही मामला बिगड़ जाएगा। आखिरकार उस जगह को मेरे पापा ने पहचान किया और चिल्लाए जोर से, गाड़ी रोक संजय, गाड़ी रोक, यही जगह है वो। मुझे भी ध्यान आ गया, मैं उसी जगह पर गाड़ी रोका और तब जो तांत्रिक बाबा थे कहने लगे, गाड़ी से कोई नहीं उतरेगा, पहले मैं जा रहा हूं, मैं इस जगह का निरीक्षण करूंगा और तब मैं आऊंगा। बाबा उतर के गाड़ी से चले गए। वो दीवार साफ दिख रही थी, सफेद दीवार, और उस पर कुछ विज्ञापन अब लिखा हुआ था और तभी पापा के दिमाग में वो जगह बस गई थी। उस दीवार के पास चले गए। जैसे उस होटल में, ढाबा में उन्होंने सूंघना शुरू किया था, देखना शुरू किया था और फिर वो बारीकी से अध्ययन करने लगे। आधा घंटा लग चुका था। हम लोग गाड़ी के अंदर बैठे हुए बाबा का इंतजार कर रहे थे, कब बाबा आएंगे, कब बाबा आएंगे, अब क्या होगा, अब क्या होगा। कोई भी किसी से बातचीत नहीं कर रहा था। शगुन कह रही थी कि सब हो क्या रहा है। और तब मेरी मम्मी कहने लगी कि बेटा थोड़ी देर शांत हो जाओ, सब कुछ तुम्हारे भले के लिए हो रहा है। मेरी पत्नी चुप हो गई थी, शायद उसको भी कुछ अब समझ में आने लगा था। आखिरकार बाबा लौटे और तब मैं उतरने की कोशिश करने लगा और तब बाबा घुड़क दिए, संजय जहां बैठा है ना वहीं बैठा रहा, सिर्फ बिटिया उतरेगी, शगुन उतरेगी और कोई नहीं उतरेगा। मैं रिस्क लेना नहीं चाहता। शगुन तुम बेटा गाड़ी से बाहर निकलो। शगुन डर चुकी थी, मेरी तरफ देख रही थी। अब मैं आंखों से इशारा किया कि घबराओ मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ में। और तब जाकर के उसका हिम्मत आया था। फिर वो धीरे से गाड़ी से उतरी और बाबा उसका हाथ पकड़ लिया, चलो बेटा डरना मत बिल्कुल भी। उस दीवार के पास में ले गए जहां शगुन वगैरह मम्मी गई थी बाथरूम करने के लिए। उस दीवार के पास गए, दीवार के पास ले जाकर के शगुन को खड़ा कर दिया। हाँ, फिर वो अपने मंत्र का प्रक्रिया शुरू कर दिया। अब जो कार्रवाई था चलने लगा, मंत्र का उच्चारण करने लगे। हाँ, बिल्कुल उनके पास में कोई सामान वगैरह कुछ भी नहीं था, ना कोई झोला ना झंझट, बस खाली हाथ थे। मंत्र शक्ति उनके पास में थी, इसके अलावा मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा था। आखिरकार आधा घंटा बीता और तब एक जोर से मेरी पत्नी चिल्लाई थी, बचाओ। इतनी आवाज मैं सुन पाया था, मैं तो दहल गया था। हाँ, इसके बाद मेरी पत्नी की अब बिल्कुल आवाज सुनाई नहीं पड़ी और वहां से वो दिखाई भी नहीं पड़ रही थी कि कहाँ वो लोग बाबा खड़े थे और कहाँ मेरी पत्नी, क्योंकि वहां झाड़ी थी। वाकई में वो पल मेरे लिए बहुत डरावना था। और इसके कुछ ही देर के बाद में बाबा शगुन का हाथ पकड़े और लेके आ रहे थे। और शगुन को लग रहा था जैसे कोई नशा कर रखी है, कदम उसके इधर उधर पड़ रहे हैं, जैसे शराब के नशे में अब एक तरह से मस्त हो चुकी है। अपनी शगुन की हालत देख करके मैं खौफ में भर चुका था। आखिरकार बाबा अब कार के पास में आए। अब उनका चेहरा बिल्कुल शांत दिखाई दे रहा था और शगुन को कहने कि बेटा जल्दी से गाड़ी में बैठ, देर मत कर।
आप खुद भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। जैसे शगुन बैठी और उसके बाद अगली सीट पर सवार हो गए। अब मेरे से कहने लगे कि बेटा अब गाड़ी जितना तेज भगा सकता है इस एरिया से निकाल ले। मैं समझ गया था इशारा। इसके बाद तो मेरे एक्सीलेटर पर पैर जम गए थे। तेजी से उस एरिया को मैं चिरता चला गया। अब हम अपने घर के पास पहुंच गए थे। मैं बाबा से पूछा कि बाबा अब बताइए, अब शगुन मेरी ठीक है ना? तब बाबा मुस्कुराते हुए कहने लगे कि हाँ बहुत ठीक है, अब ऐसा कुछ नहीं होगा। जो होना था अब वो भुगत चुकी है। अब तुम लोग जाओ आराम करो, लेकिन मुझे छोड़ देना बेटा। मैं कहने लगा बाबा अब ऐसी गलती हम थोड़ी करेंगे कि आपको हम यहाँ पर ऐसे उतार देंगे, आपको हम घर पर ले चलेंगे। पत्नी को, पापा को, मम्मी को घर में उतारने के बाद तब हम अब बाबा को लेकर चल पड़े थे। जब उनके दरवाजे पर अब हमने बाबा को पहुंचा दिया, तब मैंने बाबा से पूछा कि बाबा ये सब राज क्या था, क्या हुआ था शगुन के साथ में? तब बाबा कहने लगे ये जानकारी लेना है ना तो कल सुबह आना, इस वक्त में मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मैं समझ गया कि बाबा अब कुछ बताने वाले नहीं हैं। मैं वो वापस अब चल पड़ा था। वाकई में जब घर लौटा ना तो मम्मी पापा शगुन के साथ बात कर रहे थे और शगुन को बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा था, महसूस नहीं हो रहा था कि उसके साथ में कुछ हुआ है। और देखने में भी अच्छी भली लग रही थी, कहीं से भी वो वाली बात नहीं नजर आई। तब मुझे बड़ा सुकून मिला था। इसके बाद अब रात तो ज़्यादा हो चुकी थी और इसके बाद मेरे मम्मी पापा कहने लगे कि आप घबरा मत बेटा, सब कुछ बाबा ने सही कर दिया है, अब तुम लोग भी आराम कर लो। अब मुश्किल से हम अपने कमरे में आए थे। हमारी तो हिम्मत नहीं हो रही थी हम दोनों की कि हम मम्मी पापा के कमरे से बाहर निकले। आखिरकार मम्मी पापा को भी आराम करना था। इसके बाद अपनी पत्नी को लेकर के अपने बिस्तर पर आ चुका था। डर लग रहा था कि अभी भी कुछ बुरा तो नहीं होगा, लेकिन सब कुछ सही हो गया था। सुबह के टाइम अब मैं बाबा के पास पहुंचा था। बाबा देखते ही अब कहने लगे कि तू जानने आया है ना कि तेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ था? मैंने बोला हाँ बाबा, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मेरी पत्नी के साथ में क्या हुआ था। तब बाबा थे ना, वो कहने लगे क्या इधर बैठ मेरे पास में। मैं उनके बगल में बैठा। तब कहने लगे कि कुछ पिएगा, कुछ खाएगा? मैंने मना कर दिया कि नहीं बाबा, बस मैं ये जानने के लिए आया था। तब वो बताने लगे कि देख अब तेरे परिवार में जो ससुराल है ना, मुझे तो संदेह था कि तेरे ये मामला ससुराल में कहीं शुरू हुआ होगा। तभी मैंने ये सब काम करवाया। मुझे उसके जड़ तक जाना था कि आखिर तेरी पत्नी के अंदर में कौन समाया हुआ है और वो इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है। मुझे एक बड़ा संदेह था कि ये मामला तेरे ससुराल से शुरू हुआ होगा, लेकिन ये सब तेरे ससुराल का बोझा नहीं था। आखिरकार हम जड़ तक पहुँचे। वो दीवार, आज जिस वक्त तुम्हारी पत्नी अब बाथरूम करके वापस आ रही थी ना, वो दीवार से अब वही आत्मा निकली थी। अब वो एक तरह से टकरा गई आपस में, तुम्हारी पत्नी भी और वो आत्मा भी। वो आत्मा ऐरी गरी आत्मा नहीं थी। अब तुम्हारी पत्नी के शरीर में प्रवेश कर चुका था वो इंसान, जो भी था आत्मा था, अब प्रवेश कर चुका था। तुम्हारी पत्नी के शरीर में वो तुम्हारे घर तक पहुंच गया। आखिरकार वो अपना घर ढूंढने लगा और तब वो हरकत तुम्हारी पत्नी के साथ में होने लगी। अब वो जो भी आत्मा था ना, अब वो नहीं चाहता था कि तुम्हारी पत्नी का नुकसान हो, लेकिन उसके शरीर से बाहर भी नहीं निकल रहा था। वो तुम्हारी पत्नी के शरीर में एक तरह से कैद हो चुका था। वो टाइमिंग का चक्कर था। जिस टाइम पर तुम्हारी पत्नी बाथरूम करके जैसे ही जा रही थी, और वो दीवार से निकला था जो उसका स्थान था, और तभी दोनों लोग आपस में अब एक पॉइंट पर मिल चुके थे। मामला मैं समझ चुका था। मैं कहने लगा बाबा अब तो कोई मेरी पत्नी का तकलीफ नहीं होगा। तब वो कहने लगे नहीं अब नहीं होगा, तो निश्चित रह, अगर हो रहा होगा तो मैं हूं ना तेरे पास में। लेकिन अब मेरे घर में सुख शांति थी। अब वैसा हादसा, ऐसा घटना अब शगुन के साथ कभी नहीं हुआ था। आज भी हम लोग उस घटना को याद करते हैं ना तो कांप जाते हैं। आखिर वो इतना शक्तिशाली आत्मा किसकी हो सकती। लेकिन बाबा ने उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था, बस वजह बता दिया था और इतना हमारे लिए काफ़ी था।
तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना कोई घटी है और कोई स्टोरी आप भेजना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप भेज सकते हैं। और दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिए। और फिर हम इसी टाइम कल की रात में मिलते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।